लोगों ने लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड। तो चार बायोमोलिक्यूल में दो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तीसरे बायोमोलिक्यूल को हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट से, इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। तो इनके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड और दो ही न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसमिट करना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो न्यूक्लिक एसिड के पास है, डीएनए और आरएनए के पास। और इनका दो ही फंक्शन है। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन को स्टेबल फॉर्म में स्टोर रखना और दूसरा क्या है, दूसरा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, कोई समस्या। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे और इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। इवोल्यूशन में सबसे पहले इवॉल्व हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड और देन राइबोन्यूक्लिक एसिड से इवॉल्व हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इस वजह से हुआ क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी उतना कंजर्व रहेगा। और यदि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंजर्व नहीं रह पा रहा है, लगातार उसमें बदलाव हो रहा है, तो कोई भी स्पीसीज बदल जाएगी अगले कुछ हजार सालों में। यदि किसी भी स्पीसीज का इस अर्थ पर अस्तित्व है, वो बना रहेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कितना स्टेबल है। यदि स्टेबल नहीं होगा तो लगातार क्या होते जाएंगे, बदलाव होते जाएंगे, म्यूटेशंस आते जाएंगे, स्पीसीज बदल जाएगी। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो आज की डेट में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, डीएनए। तो इवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं लगातार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो मॉलिक्यूल के लेवल पर भी ये चेंज हुआ, इवॉल्व तो हुआ आरएनए, लेकिन समय के साथ ये पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल नहीं है इन्वायरमेंट में, तो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, डीएनए में। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी, बस इतना अंतर है कि यहां राइबो है और यहां डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन हटा लिया मॉलिक्यूल से, क्या हटा लिया, मोनोमेरिक लेवल पर ऑक्सीजन को हटा दिया, डीऑक्सी हो गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर दैट कैरी genetic information in form that can be passed from one generation to the। अब आपको ये ध्यान रखना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, उन सारे फंक्शंस को डायरेक्ट कौन कर रहा है, डीएनए। हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसी से तो डायरेक्ट हो रहे हैं। हमारा अपीयरेंस क्या होगा, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या हमारा जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, वो सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन से ही डिसाइड होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कैसा बॉडी का पैटर्निंग होगा, कैसा पैटर्न होगा डेवलपमेंट का, वो भी सारा हमारे डीएनए से ही डिसाइड होता है। तो उसको भी डिसाइड कर रहा है यही मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट भी होता है। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो भी रिएक्शन चल रही है वो इसी से डायरेक्टेड है। ठीक है, कोई समस्या। These polymer composed of only 4 types of monomeric units called nucleotides। तो आप सिंपली समझ लें, न्यूक्लिक एसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके पॉलीमर है। एक स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड्स को सीख जाए, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करना सीख ले, उनकी लिंकिंग सीख ले, तो क्या बना लोगे। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना सीख लो और न्यूक्लियोटाइड को सीख लो, तो आप क्या सीख लोगे, डीएनए और आरएनए।
तो जो डीएनए और आरएनए है, यदि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को बाद में हम लोग लिंक करना सीख लेंगे। कैसे लिंक करेंगे? जैसे ग्लूकोज को आपने लिंक किया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, उसी तरह से इनको भी सीख लेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में किसको डिस्कस करने वाले हैं? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आपका जितना बेहतर होगा, मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड्स आपके जितने बेहतर होंगे, आपकी समझ इसमें जितनी बेहतर होगी, आप उतना ही बेहतर डीएनए और आरएनए को समझ पाओगे। ठीक है, और नहीं तो वाटसन क्रिक डीएनए का मॉडल पढ़ते रहो, रीड करते रहो, लेकिन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप जब इलेक्ट्रोफोर्सेस पढ़ते हो या उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, वो सभी डिसाइड किससे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, चाय बनाते समय डालोगे नमक और आप ये आशा रखोगे कि ये मीठा होगा बनने के बाद, तो ऐसा नहीं होगा। जो डाला है वैसे ही स्वाद आएगा। ठीक है, कोई समस्या? न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले किसका डिस्कशन करने चल रहे हैं? कोई आपसे कहेगा न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो आप कहेंगे ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये यूनिट ही तो है, यूनिट स्ट्रक्चर है जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यह समझना है बायोकेमिकली न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो बायोकेमिकली न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनते हैं। इसमें से एक होता है नाइट्रोजनस, दूसरा क्या है? राइबोज शुगर, और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। ये 3 कंपाउंड मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड एसेंशियली 3 कंपोनेंट का बना होता है, जिसमें एक, दूसरा क्या होगा? राइबोज शुगर, और तीसरा होगा फास्फोरिक एसिड। यदि एक होगा तो मोनोफॉस्फेट, 2 होंगे तो डाइफॉस्फेट, 3 होंगे तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड के। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज, और तीसरा कौन है? राइबोज तो आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप बताएंगे राइबोज क्या है। 5 कार्बन एल्डोज शुगर है। कोई समस्या इसमें? बताइए। तो एक एसेंशियल कंपोनेंट ये है, एक कौन है? नाइट्रोजनस बेस। और फास्फोरिक एसिड के बारे में बता चुका हूं, आप फिर बता देंगे। देखा जाए तो आपको पढ़ना किसको है? बाकी तो आप लगभग पढ़ ही चुके हैं। फास्फोरिक एसिड को बाद में दोबारा बता देंगे, राइबोज शुगर बता देंगे, तो आपको नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है। तो 3 कंपोनेंट को मिलाकर के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। और ये कैरेक्टर जैसा न्यूक्लियोटाइड का कैरेक्टर होगा वैसा ही न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टर होगा। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट हैं? 3। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को मैं यहां बता देता हूं, आप इसको थोड़ा समझ लें, तो यहां से भी कुछ कैरेक्टर आपके क्लियर हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के, और देन न्यूक्लिक एसिड को भी लेकर के। नाइट्रोजनस बेस, तो एक कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कौन है? राइबोज। राइबोज एक 5 कार्बन एल्डोज शुगर है, 5 कार्बन एल्डोज शुगर है। और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर सिंपल ये है, PO4। ठीक है, PO फॉस्फेट, और 4 क्या लगे हुए, और ऊपर क्या लगा देंगे? माइनस का साइन। इस पर देखो कितना चार्ज है? -3। ठीक है, कैसा चार्ज है? -3 है ना। तो ये जिसके साथ लिंक होगा उसे क्या प्रोवाइड करेगा? क्या प्रोवाइड करेगा? निगेटिव। ये जो फास्फोरिक एसिड है, इसी एसिड की वजह से डीएनए और आरएनए का जो नाम है उसमें आप लिखते हो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो ये एसिड टर्म है वो किसकी वजह से आ रहा है? फॉस्फेट। दूसरा कौन है? राइबोज। राइबोज चार्ज है या अनचार्ज है? बताइए कैसा है? कोई भी शुगर जो नॉर्मल शुगर है क्या वो चार्ज है? अनचार्ज है। बताइए राइबोज शुगर में कितने कायरल कार्बन होंगे?
नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर में कितने होंगे? और यदि साइक्लिक हो जाए, अरे मूर्खो, एनोमेरिक कार्बन एटम भी कायरल हो गया था और बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 घटा के ले आए हो। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? देखो इस केस को समझ लो, यदि आप जो सीख चुके हैं उनको अप्लाई करना नहीं जानते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो डीएनए और आरएनए ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे? राइबोज शुगर है, कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पर आते हैं। pH 7 के अराउंड ये कैसे होते हैं? अनचार्ज होते हैं। कैसे होंगे? अनचार्ज, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई समस्या बताइए। तो डीएनए और आरएनए पर जो निगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आता है? इसकी वजह से। डीएनए और आरएनए ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? कौन होगा? राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर हाइड्रोफिलिक होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं? या शुगर हाइड्रोफिलिक होंगे या हाइड्रोफोबिक होंगे? बताइए कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक। फास्फोरिक एसिड कैसा होगा? चार्ज है तो कोई डाउट नहीं है, कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो डीएनए और आरएनए में दोनों कैरेक्टर मिलेंगे। एम्फीपैथिसिटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। जहां पर राइबोज और फास्फोरिक एसिड होगा वो पोर्शन हाइड्रोफिलिक, और जहां पर नाइट्रोजनस बेस होगा हाइड्रोफोबिक। तो दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो एम्फीपैथिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो नाइट्रोजनस बेस है ये रिंग स्ट्रक्चर है। देखा जाए आपको इस टॉपिक में नाइट्रोजनस बेस पर ही मेहनत करना है, पढ़ना है। कैसे स्ट्रक्चर है? रिंग। और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मिलेंगे रिंग स्ट्रक्चर में। कैसे डबल बॉन्ड? अल्टरनेटिव। तो इनकी कैपेसिटी है कि ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या एब्जॉर्ब करेंगे? ठीक है, एब्जॉर्ब यूवी लाइट। तो हम डीएनए का किसी भी सैंपल में एस्टिमेशन कर सकते हैं यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन पर, क्योंकि आपको यह पता है जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, राइबोज शुगर एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में शुगर है और एक में डीएनए है। दोनों कलरलेस होते हैं। दोनों कैसे होंगे? कलरलेस, लिक्विड है। अब आपको यह पता करना है कौन से सैंपल में डीएनए है और कौन से सैंपल में शुगर है। और यदि आपको यूवी लाइट के बेसिस पर करना हो तो आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या एब्जॉर्ब करते हैं? यूवी लाइट। या आरएनए मॉलिक्यूल क्या एब्जॉर्ब करते हैं? यूवी लाइट। तो जब आप यहां से यूवी लाइट डालोगे, 100 ग्राम यूवी लाइट डाला आपने और निकला 70 ग्राम ही, तो 30 ग्राम क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया? नहीं हो गया। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? यूवी लाइट। और आपने 100 डाला और 100 ही बाहर निकल गया, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो जो डीएनए और आरएनए की यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो किसकी वजह से है? नाइट्रोजनस बेस की वजह से। कोई समस्या? डीएनए और आरएनए यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। किसकी वजह से करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे? चार्ज किसकी वजह से? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई उसकी। डीएनए पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? फास्फोरिक एसिड। इस तरह के भी क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछे गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक मास्टर स्टूडेंट को तैयारी कर रहा है, वो इन चीजों को नहीं जानते। ये ध्यान रखोगे। तो नहीं जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम तुम तो याद रखना। तो इनको अप्लाई करना है, इनको ध्यान रखना है। अब हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करने चल रहे हैं? आपको इस टॉपिक में नाइट्रोजनस बेस पर ही मेहनत करनी है, क्योंकि राइबोज शुगर आप लोग पढ़ चुके हो। जो मॉडिफिकेशन होगा, जो कंडीशन होगी या राइबोज शुगर किस फॉर्म में यहां होगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।